Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore, and today we will discuss unit number 9, oxygenation, respiratory function and cardiovascular system. Lecture number 1. Objectives हमारे साथ है identify factors that can interfere with effective oxygenation of body tissues. Describe common manifestations of altered respiratory and cardiovascular function. Discuss lifespan related changes and problems in respiratory function and cardiovascular system. And describe nursing measures to ensure a patient airway. Recognize the emergencies related to respiratory and cardiovascular system and explain ways that caregiver can decrease the exposure of client to infection and differentiate between medical and surgical asepsis and apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory function and cardiovascular function. So first of all, what is oxygenation and what is oxygen? Oxygen, a clear, odorless gas that constitutes approximately 21% of the air we breathe, and it is necessary for proper function of all living cells. हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, ये हमारे साथ एक ऑर्डरलेस क्लियर गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में तकरीबन 21% मौजूद है। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सेल के लिए, टिश्यूज़ के लिए, क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। ऑक्सीजनेशन मीन द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ। ऑक्सीजनेशन मीन जब आपकी बॉडी के टिश्यूज एंड सेल को ऑक्सीजन डिलीवर होता है थ्रू हेमोग्लोबिन, थ्रू रेड ब्लड सेल, और आपकी जो लाइफ है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो ये हमारे साथ ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है। फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीजनेशन, किस तरह से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होता है, कौन कौन सी आर्गन से, कौन कौन सी टिश्यू से जाके हमारी बॉडी में पहुंचता है। The delivery of oxygen to the body cell is a process that depends upon the interplay of pulmonary, hematologic and cardiovascular system. इसमें हमारे साथ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में 3 मेन जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं। एक पल्मोनरी सिस्टम, इसमें हमारे साथ अपर एयरवे, लोअर एयरवे, लंग्स आते हैं। हेमाटोलॉजिक सिस्टम जो ब्लड है हमारे साथ, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और वेन्स, आर्टरी, सारी इसमें हमारे साथ शामिल है। Specifically, the process involved include ventilation, alveolar gas exchange, oxygen transport and delivery, and cellular respiration. इस प्रोसेस में हमारे साथ वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, फिर एल्विलाई में गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू को, सेल को, एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन लीड टू सेलुलर टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म डेथ। अगर ऑक्सीजन हमारे साथ बॉडी में कमी आ जाए, इसो भी हो जाए, ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, तो उसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। नेक्स्ट हमारे साथ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारे साथ क्या है, जो गैसियस एक्सचेंज है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और एक इंडिविजुअल इंसान के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन वो इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करता है। तो ये हमारे साथ
रिस्पायरेशन प्रोसेस है। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ चीज़ें शामिल है। पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जो ऑक्सीजन का अंदर जाना है, CO2 का बाहर आना है, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है। इंस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, ब्रीथिंग इन करते हैं, तो उसको हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन मीन एक्सहेलेशन, द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग आउट। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी से निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसको हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है हमारे साथ और इंटरनल रिस्पायरेशन है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जब हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड के दरमियान हो, तो वो हमारे साथ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। एल्विलाई हमारे साथ लंग्स में मौजूद होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। एंड इंटरनल रिस्पायरेशन मीन जब गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल में होता हो। वह ब्लड जो है ना ऑक्सीजन को कैरी करता है, टिश्यू को प्रोवाइड करता है, और टिश्यू सेल वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, वो ब्लड वापस लेके लंग्स में आ जाता है, जो कि हम फिर बाद में एक्सहेल कर लेते हैं। अगर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें, तो ये हमारे साथ टू में डिवाइड है, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे साथ नोज शामिल है, फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस। ये 4 ऑर्गन हमारे साथ शामिल है। और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का मेन फंक्शन क्या है? ये एयर को वार्म करता है, फिल्टर करता है अगर उसमें कुछ गंद वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको फिल्टर करता है। एंड ह्यूमिडिफाई करता है, ताकि हमारे जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, लंग में इरिटेशन काज ना करे। एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे साथ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स शामिल हैं। और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो मेन फंक्शन है, कंडक्शन ऑफ एयर है एंड सरफेक्टेंट प्रोडक्शन है। कंडक्शन ऑफ एयर, एयर लंग्स में किस तरह से अंदर जाता है, चेंजेस किस तरह से होता है। एंड सरफेक्टेंट प्रोडक्शन हमारे साथ क्या होता है? ये एक पेटी सब्सटेंस होता है, जो कि इनसाइड ऑफ एल्विलाइज में मौजूद होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और इसका फंक्शन क्या है? रिड्यूस सरफेस टेंशन। ये एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। कीप एल्विलाई ओपन एंड प्रिवेंट फ्लूइड बिल्डअप। तो एल्विलाई ओपन सरफेक्टेंट की वजह से होता है, वो कोलैप्स होने से इसको बचाता है। हमारे साथ मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें एज आता है, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस, मेडिकेशन एंड स्ट्रेस। अगर हम एज की बात करें, तो बहुत ज़्यादा जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन के फंक्शन फिर वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो इस तरह लंग्स के जो फंक्शन हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर बूढ़े लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसे डिफिकल्टी होती है प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल करने में। उनका जो लंग्स है, जो वहाँ पे मसल है, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, उनका मसल स्ट्रेंथ कम हो जाता है। कप रिफ्लेक्स एंड सीलिया जो होता है हमारे साथ, जो फिल्ट्रेशन में काम करता है, वो डिक्रीज हो जाती है। लंग्स की जो एक्सपेंशन है, वो हमारे साथ कंप्रोमाइज हो जाती है। और जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, जिसे हम गर्ड भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है ओल्डर एडल्ट में, और एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्ड हमारे साथ जो स्टमक कंटेंट है, जब हम कोई फूड वगैरह खाते हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे एक स्पेंचर होता है, लोअर एसोफेजियल स्पेंचर, जो कि स्टमक को क्लोज रखता है, वहाँ से फूड वगैरह बाहर की तरफ नहीं आता एसोफेगस में। लेकिन जब हमारे साथ लोअर एसोफेजियल स्पेंचर वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर स्टमक कंटेंट एसोफेगस की तरफ बाहर आते हैं,
फिर हमें नौसिया होता है, स्टमक बर्निंग होती है, वॉमिटिंग होती है, और एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एस्पायरेशन मीन जब कोई भी फूड पार्टिकल वाटर लंग्स में चला जाए और वहाँ पे सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी का हो जाए तो उसको हम एस्पायरेशन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें एज के साथ हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो मुख्तलिफ एरिया पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे आपकी जो रिस्पायरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है ताकि आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले। अगर आपका पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है, सिटीज़ में एयर जो है ना पोल्यूटेड है मुख्तलिफ गैसेस की वजह से, स्मोक है, सिगरेट स्मोकिंग आप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकती है। स्टिंगिंग ऑफ द आइज, इरिटेशन ऑफ द आइज, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, चकराना एंड कपिंग, ये मुख्तलिफ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ लाइफस्टाइल होता है। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, गंदगी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसान पहुँचाती हैं आपके लंग को, तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती हैं। जैसे मुख्तलिफ लोग डस्ट में काम करते हैं या एनिमल डेंडर को एक्सपोज होते हैं, जैसे एस्बेस्टोस हो गया हमारे साथ। एस्बेस्टोसिस मीन वह जब किसी शख्स को ये एस्बेस्टोस हो जाए तो लंग्स केयरिंग होता है। एस्बेस्टोस हमारे साथ एक नेचुरल मिनरल फाइबर होता है जो सीमेंट शीट या फायर प्रूफिंग या इंसुलेशन वगैरह बनाते हैं। लोग सीमेंट का फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे रिड्यूस होते हैं, और जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो उसकी जो टाइनी पार्टिकल है वो आप इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लंग के डिजीज कास हो सकते हैं। या जो शख्स सैंड स्टोन में काम करते हैं, सिलिका वगैरह जो इनहेल करते हैं, सिलिकोसिस जिसे हम कहते हैं, सिलिका डस्ट जब आप इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कास हो जाती हैं। या जो पोटर हमारे साथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोटर वो लोग होते हैं जो टाइल्स या ब्रिक्स या सिरेमिक्स वगैरह बनाते हैं, जो छत की सीलिंग वगैरह होती है, उनमें भी सिलिका होता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी लंग्स के लिए। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट जो है ना मुख्तलिफ लंग्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर सकता है। या जो फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयर होते हैं, वहाँ पे जो मुख्तलिफ वो स्प्रे करते हैं, उनकी जो इन्हेलेशन होती है, या मोल्डी है, मिट्टी के जो गिर्द होते हैं उनको इनहेल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंग्स उनके इफेक्ट हो सकते हैं। या जो अपने कोल माइनर जो कोयले के कान में काम करते हैं तो वो उसको एंथ्राकोसिस डिजीज का हो सकता है। एंथ्राकोसिस मीन ब्लैक डिस्कलर ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द लंग caused by inhaling carbon or coal dust and air pollution। जब वो वहाँ पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो कार्बन होता है या कोल डस्ट होता है वो उसको इनहेल करते हैं, तो फिर उसकी वजह से लंग्स का जो कलर है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, उसमें स्कारिंग आ जाती है, तो फिर उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, कपिंग होता है, सीओपीडी हो सकता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हमारे साथ है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस मीन एक पर्सन की हेल्थ स्टेटस कैसी है, रिस्पायरेटरी हेल्थ स्टेटस आया हो, जिसको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सफिशिएंट नीड, वो अपनी पूरी कर सकता है या नहीं, उसको मास्क की ऑक्सीजन की बाहर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसको हम हेल्थ स्टेटस कहते हैं, रिस्पायरेटरी हेल्थ स्टेटस। कुछ मेडिकेशन होती है जो कि सिडेशन काज करती है। अगर हम एंटी एग्जाइटी या सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग की बात करें, जैसे हमारे साथ वेलियम है, लोराजिपम है, मेडाजोलम है, बारबिटूरेट है, मॉर्फिन है,
ये मेडिसिन अगर हम यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उनकी जो बॉडी फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है और लंग्स फंक्शन भी इफेक्ट हो सकती है। तो उसमें हमने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी है पेशेंट की, ऑक्सीजन में कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा। और जब आप ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं तो आपने प्रॉपर पेशेंट की सिचुएशन देखनी है टाइम टू टाइम, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो ओल्डर क्लाइंट होते हैं उनमें तो यह खतरा और भी ज़्यादा है, तो आपने उनको डोसेज की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर करनी है, ताकि बहुत ज़्यादा डोज उनको ना दिया जाए। स्ट्रेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस में हमारे साथ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारे साथ एपिनेफ्रिन रिलीज होता है स्ट्रेस के टाइम पर। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है मसल की जानिब, ताकि आप या तो फाइट करें या फ्लाइट करें, स्ट्रेस का सामना करें या उससे भाग जाए। तो स्ट्रेस की सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें भी हमारे साथ मुख्तलिफ मुख्तलिफ सारी चेंजेस आ सकती हैं हमारी लंग्स में। और उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकती है, उस पर्सन को लाइट हेडेडनेस फील हो सकती है, numbness फील हो सकती है, tingling ऑफ फिंगर टॉयज एंड अराउंड द माउथ एज ए रिजल्ट। हेडेडनेस मीन हेडेक होना, सर में दर्द होना। numbness मीन और उसकी पाँव या हाथ जो है ना उसमें फीलिंग कम हो जाती है, उसको फील नहीं कर सकता। टेंगलिंग ऑफ द फिंगर टॉयज, उसमें टेंगलिंग होती है, जैसे नीडल नीडल उसको प्रिक कर रहा है, टेंगलिंग प्रिकलिंग सेंसेशन होती है पेशेंट को। मेंटेनिंग हेल्थी ऑक्सीजनेशन, किस तरह से हम हेल्थी ऑक्सीजनेशन को मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल मेजर हम क्या फॉलो कर सकते हैं। लीव विंडो ओपन फॉर वेंटिलेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग एयर कंडीशन और ह्यूमिडिफायर। अच्छी बात तो यह है कि आपके घरों में जो रोशनदान है, खिड़कियां हैं, वो आप खोल के रखें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर आए, इंस्टेड ऑफ एसी या ह्यूमिडिफायर यूज करने के बजाय। आप प्रॉपर मास्क यूज करें अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे हजारस मटेरियल है, जैसे एब्रेस्टोसिस, अभी हमने बात की, सिलिका वगैरह जो ऑयल में काम करते हैं, कान में काम करते हैं, ठीक है। लिमिट फिजिकल एक्सर्शन इफ इट कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ काज हो रही है, तो उसको कम करें। स्मोकिंग कम से कम करें। चेंज फिल्टर ऑन फर्नेस हीटर एंड रेंच हुड आर रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स। जो हमारे साथ फर्नेस होते हैं या हीटर होते हैं उसमें आप प्रॉपर फिल्टर चेंज करें, ताकि वहां से हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो। फर्नेस हमारे घरों में आपने देखा होगा जो चेम्बर होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर को बाहर की तरफ निकालते हैं। हमारे घरों में पहले भी होते थे, अभी तो है बहुत ज्यादा कम बनते हैं, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बनते हैं। फर्नेस एक चेम्बर होता है, इसमें हॉट एयर जो है ना ऊपर की तरफ जाता है। एंड रेंज हुड, हम उसको एग्जॉस्ट भी कह सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन जो जिसे हम घरों में लगाते हैं, जिसकी वजह से गर्म हवा बाहर की तरफ चली जाती है और अंदर हवा वेंटिलेशन के जरिए, सर्कुलेशन के जरिए अंदर की तरफ आती है। तो आई थिंक यहाँ तक काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।